अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इजारा के बारे में। इजारा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लीज़ को यानी इजारा को एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि शरिया के मुताबिक अगर हम जो है वो लीज़ यानी इजारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो है वो किस तरह से हमें रेंटल डिटरमाइन करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीज एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग। मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पे लीज किस तरह का है। लीज इज नॉट ओरिजिनली अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग, इट इज सिंपली अ ट्रांजेक्शन मीन टू ट्रांसफर द यूजरफ्रक्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर एन एग्रीड period against an agreed consideration. However, certain financial institutions have adopted leasing as a mode of financing instead of long-term lending on the basis of interest. यानी लीज को दो तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद सबका क्या है कि यूज़र फ्रक मीन्स के उसके इस्तेमाल को ट्रांसफ़र करना है, प्रॉपर्टी के राइट देना कि उसको इस्तेमाल कर सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन। उसके लिए एग्रीमेंट किया जाता है, उसको लीज एग्रीमेंट कहते हैं। और फाइनेंस जो करते हैं इंस्टीट्यूशंस यानी लीजिंग फाइनेंस जो कर रहे होते हैं वो दो तरीक़ों से करते हैं, या तो वो इंटरेस्ट बेसिस पे कर रहे होते हैं या फिर जो है वो इजारा इस्लामिक बेसिस पे किया जा रहा होता है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन यूज़र फ्रक दोनों ही में दिया जा रहा है, इजारा हो चाहे लीज हो। अब उसमें कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अगर हम करते हैं तो उसके लिए जो है वो क्या कर रहे होते हैं, लीजिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंटरेस्ट बेस फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं। तो दिस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल लीज मे बी यूज फॉर इस्लामिक फाइनेंसिंग subject to a certain conditions. It is not sufficient for this purpose to substitute the name of interest by the name of rent and replace the name of mortgage by the name of lease assets. अब हमें जो है वो इंटरेस्ट नॉर्मल लीज का जो इंटरेस्ट बेयरिंग होती है और इजारा जो कि इस्लामिक बेस है, दोनों के फ़र्क को समझना पड़ेगा। उसको समझने से पहले हमारे पास जैसे इन्होंने बताया कि इस्लामिक फाइनेंसिंग को शो करना इजारा के लिए हमें ये बताना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम इंटरेस्ट के बजाय हम उसको रेंट लिखें, या फिर हम जो है वो मोर्गेज के बजाय हम लीज एसेट्स के बजाय जो है वो रिप्लेस कर दें मोर्गेज का वर्ड जो है वो किसके लीज एसेट्स के बजाय mortgage को रिप्लेस कर दें लीज एसेट्स के नाम से। So there must be a substantial difference between leasing and interest bearing loan that will be possible only following Islamic rules of leasing, some of which have been mentioned earlier. तो इसके लिए हमें शरिया के मुताबिक रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो डिफरेंस ये आ जाता है कि फाइनेंशियल लीज शरिया के मुताबिक और फाइनेंशियल लीज कन्वेंशनल बैंकिंग के मुताबिक दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा तो ये है कि हम क्या करेंगे, इसमें इजारा के अंदर क्या करते हैं, हम एग्रीमेंट करते हैं फ्यूचर डेट के लिए। और इसके अलावा ये कि हम इसमें ये करेंगे कि सबसे पहले तो ये कि आप इसके अंदर जो लीज पे असट को देने वाला लेसर वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा बल्कि रेंट चार्ज करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है कि इंटरेस्ट को ही रेंट का लफ्ज़ बोल दें, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये आ जाता है कि रेंट जो है वो क्या होता है, बैंक की तरफ से इस्लामिक बैंक की तरफ से डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और उसको इंटरेस्ट बेस नहीं रखा जाता, यानी उसको ये कह लें कि उसको जो है वो उसकी जो ट्रांजेक्शन बनाई जा रही होती हैं उसको डिपेंड इंटरेस्ट पे नहीं किया जा रहा होता। इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा होता है काइबोर पे, यानी बैंकिंग ऑफर रेट जो होते हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है, जबकि ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है। एक फ़र्क तो ये आ जाता है। और दूसरा ये कि अगर किसी किस्म का एसेट को लॉस होता है तो वो लेसर बेयर करता है, जबकि नॉर्मल कन्वेंशनल लीजिंग में नुकसान जो है वो लेसी यानी जिसने लेस लीज पे जो चीज़ हासिल की है वो उसको बेयर करता है। एक तो ये डिफरेंस आ गया, दूसरा मैंने जैसे बताया काइबोर का डिफरेंस आ गया। लेकिन दोनों सूरतों में एग्रीमेंट जब बनाया जाता है तो उसमें जो है वो मेंशन कर दिया जाता है कि रेंट इतना होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर जो है जो उनमें एग्रीमेंट किया गया है, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो लीज हो, तो उसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म किया गया है तो कभी भी लेसर ये नहीं चाहेगा, चाहे इस्लामिक बैंकिंग क्यों ना हो, लेसर ये नहीं चाहेगा
कि वो उसको एक ही अमाउंट से रेंट चार्ज करे, बल्कि वो क्या कर चाहेगा कि वो फ्यूचर डेट में उसके रेंट बढ़े। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अब अगर फॉर एग्जांपल एक अगर कन्वेंशनल बैंकिंग है तो वो तो क्या करेंगे, वो डिपेंड कर देंगे इंटरेस्ट के ऊपर, मींस इंटरेस्ट काइबोर के ऊपर, जो ऑफर रेट चल रहे होंगे वो उसके मुताबिक क्या करते चले जाएंगे, अमाउंट को रेंट के अंदर इजाफा करते चले जाएंगे। यानी रेंट अगर पहले साल फिक्स है तो वो आपका जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो वेरी कर सकता है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, काइबोर के ऊपर। ये तो हो गया कन्वेंशनल बैंकिंग का। लेकिन अगर हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा काइबोर की बेस पे किसी किसी होता है कि ट्रांजैक्शन में सिर्फ हम उसको बेंचमार्क के तौर पे उसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अंदर भी जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं और बहुत सारे उलमा के फतवे हैं उसके बारे में। तो मीन्स कि वो एक डाउटफुल टर्म है कि अगर इस्लामिक फाइनेंसिंग को भी, इस्लामिक इजारा को भी अगर हम डिपेंड करते हैं इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन के ऊपर, या हम उसके ऊपर डिपेंड कर मीन्स कि हम उसका इंटरेस्ट पे डाल देते हैं कि भाई हम फ्यूचर में जो रेंट के अंदर इजाफा होगा वो बेस्ड ऑन काइबोर होगा, जबकि इसमें ऐसा, इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में मैंने बताया ना कि कुछ केसेस में होता है, लेकिन वैसे ही ऐसा नहीं होता है। इस्लामिक बैंकिंग में जो है वो एग्रीमेंट में पहले से बता दिया जाता है कि रेंट आपका अगर लॉन्ग टर्म है तो रेंट जो है वो लॉन्ग टर्म अगर लीज है तो रेंट जो है वो क्या होगा, 5% से या 10% से हर साल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है, या फिर उसको इन्फ्लेशन की बेस पे बेस कर दिया जाता है कि जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेंट भी बढ़ेगा। अब आ जाता है कमिटमेंट ऑफ लीज। अनलाइक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द एग्रीमेंट ऑफ इजारा कैन बी अफेक्टेड फॉर अ फ्यूचर डेट, हेंस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मुराबाहा। मुराबाहा से ये थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट जो इजारे के लिए किया जा रहा है वो फ्यूचर डेट तक के लिए किया जा रहा है। मीन्स कि जो हम फ्यूचर में भी उसको क्या करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारा पहले से डिसाइड कर लिया जाएगा कि रेंट इतना होगा, जबकि मुराबा में फिक्स नहीं होता। मुराबा फाइनेंसिंग को भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अच्छा, इसके अब इसके अंदर लिखा है इन मोस्ट केसेस ऑफ फाइनेंशियल लीज द लेसर इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज द एसेट थ्रू द लेसी हिमसेल्फ, द लेसी परचेज द एसेट ऑन बिहाफ ऑफ द लेसर who pays its price to the supplier either directly or through the lease. In some lease agreement, the lease commences on the very day on which the price is paid by the lessor, irrespective of the whether the lessee has effected payment to the supplier and had taken delivery of the assets or not. तो होता ये है कि बहुत से केसेस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जैसे बैंक है तो वो क्या करता है, एसेट्स को बाय कर लेता है खुद से या थ्रू लेसी हिमसेल्फ, और उसकी पेमेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ लेसर। ठीक है, असेट की जो पेमेंट की जाती है वो लेसर खुद करता है टू द सप्लायर आइदर डायरेक्टली और थ्रू द लेसी। इन सम लीज एग्रीमेंट द लीज कमेंसेस ऑन द वेरी डे। अब ये इसमें ये बता रहे हैं कि जब लेसी एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट जब से स्टार्ट हो जाता है जब से लेसर उसकी पेमेंट कर देता है, चाहे कि पेमेंट से अफेक्ट हो और डिलीवरी जो है वो असेट्स के पास, डिलीवरी ऑफ असेट जो है वो डिलीवरी ऑफ असेट लेसी के पास गई हो या ना गई हो, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ जहाँ से पेमेंट कर दी उसने लेसर ने तो वहाँ से लीज एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया। ये कन्वेंशनल बैंकिंग होता है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग में जब तक डिलीवरी ऑफ असेट्स जो है वो लेसी के हाथ में नहीं आ जाती, यानी जिसने लीज एग्रीमेंट किया है, तो जब तक जो है वो लीज एग्रीमेंट स्टार्ट नहीं होता। एक ये भी फ़र्क है इस्लामी बैंक और कन्वेंशनल बैंकिंग का। शरिया की, क्योंकि शरिया के मुताबिक क्या है, ये गलत है कि अगर हमसे पेमेंट कर देते हैं और वो जो चीज़ हमने फ्यूचर में यूज़ करनी है और हम उसके पहले से पेमेंट कर देते हैं जबकि वो चीज़ हमारे हाथ में आई ही नहीं है, इसलिए शरिया के मुताबिक ये गलत है। तो ये एक तरह से ये भी डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसके बाद भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह रेंट
शुड बी चार्ज आफ्टर अ डिलीवरी ऑफ लीज एसेट्स, रेंट को कब चार्ज किया जाए, डिलीवरी ऑफ लीज एसेट्स के बाद। फिर डिफरेंट रिलेशंस ऑफ द पार्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए टॉपिक इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।